हेलो फ्रेंड्स, टॉप 50 एमसीक्यू जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये प्रतियोगिता परीक्षा के बदलते पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और 50 क्वेश्चन का ये जो सीरीज है वो जीके जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। जीके जीएस के हर सब्जेक्ट से आपको इसमें क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपको रहता है और ध्यान रखेंगे उसी रेशियो में रहता है जिस रेशियो में आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन के तौर पर आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो आपको ये 69th बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया हुआ है। और ध्यान देंगे इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ लेने के क्रम में इस बात का ध्यान रखेंगे कि विदाउट सोल्यूशन के और सोल्यूशन के दोनों प्रकार का पीडीएफ को अपलोड करेंगे और साथ ही अगर प्रयास करेंगे तो पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि एक से एक क्वेश्चन आपको इसमें बेहतर देखने के लिए मिलेगा। ये सेट नंबर 141वां है। इसके पहले का सारा पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा और वहां से पीडीएफ करके अपलोड करके और आप निश्चित तौर पर उसका रिवीजन कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, साथ ही आगामी एग्जाम्स के लिए ट्रेनिंग क्वेश्चन के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। अगर ऐसा आपको लगता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आगामी एग्जाम्स के लिए होते हैं तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए खूब मेहनत से तैयार किया हुआ ये सीरीज आपके लिए हम लाते हैं। इसको मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, आप इसे बढ़ावा दीजिएगा ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको जोड़ते रहे। तो आपका प्यार हमें जरूर मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, आप जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के प्रमुख सम्मेलन है, किससे रिलेटेड है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन? उसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसमें से हम रियो पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है यूएनसीईडी जिसे कहा जाता है, यूएनसीईडी जो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है, तो इसे पृथ्वी सम्मेलन या फिर इसे ही रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब इसलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह रियो दे जनेरियो में आयोजित किया गया था। ब्राजील के रियो दे जनेरियो में 1992 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था जो कि पर्यावरण और विकास से संबंधित एक सम्मेलन था। क्लियर? इसी सम्मेलन को रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे ईस्वी 1992 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। अब ध्यान रखेंगे यह किससे रिलेटेड है, तो सीबीडी यानी कि सीबीडी और जलवायु परिवर्तन से संबंधित यह रियो दे जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है क्योटो प्रोटोकॉल। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि क्योटो प्रोटोकॉल जिसे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को इस क्योटो प्रोटोकॉल को लागू कर दिया गया था। फिर अगला ऑप्शन है नागोया प्रोटोकॉल। ये भी जानेंगे क्या होता है, तो 29 अक्टूबर 2010 को नागोया जो जापान में स्थित है, जापान में अपनाया गया और 12 अक्टूबर 2014 को नागोया प्रोटोकॉल को लागू कर दिया गया था। बेसल संधि क्या है, तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटाने से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि है। यह संधि 22 मार्च 1989 ईस्वी को हस्ताक्षरित किया गया था अर्थात तैयार किया गया था और इसके बाद 5 मई 1992 ईस्वी को यह प्रभावशील हो गया यानी लागू हो गया। बमाको कन्वेंशन भी आप ध्यान रखेंगे, तो यह 1991 ईस्वी में बमाको कन्वेंशन हुआ था। यह अफ्रीकी देशों का एक संधि है जो किसी भी खतरनाक रेडियोधर्मी सहित, खतरनाक मतलब रेडियोधर्मी सहित कचरे के आयात पर रोक लगाने से संबंधित कन्वेंशन था। यह 1998 ईस्वी में लागू किया गया था। ध्यान देंगे बमाको कन्वेंशन हुआ 1991 में लेकिन इसे लागू किया गया था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? अब सैल यानी चट्टान, इन चट्टानों के बारे में 2 कथन दिया हुआ है। दोनों कथन में कौन सा कथन जो है वो सही है, इसकी पहचान करनी है। तो पट्टन यानी बैंडिंग शब्द कायांतरित शैलों से संबंधित है, बिल्कुल सही है।
दूसरा है चट्टानों में खनिज पटाखों की एक निश्चित संरचना नहीं होती है। ये भी कथन शैलों के बारे में बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन जो है वो चट्टान या शैलों के बारे में सही विस्तृत वर्णन करता है। जरा देखेंगे, कभी कभी विभिन्न समूहों के खनिजों या सामग्रियों को हल्के और गहरे रंग में दिखाई देने वाला परिवर्तनशील पतली ऐसे मोटी परतों में व्यवस्थित किया जाता है। छायांतरित शैलों में इस तरह की संरचना को पट्टन यानी बैंडिंग कहा जाता है और पट्टन यानी बैंडिंग को प्रदर्शित करने वाले शैलों को पट्टित शैल के नाम से जाना जाता है। संगमरमर की बात करेंगे तो संगमरमर है क्वार्ट्जाइट, गनीसाइट, स्लेट और सेनाइट छायांतरित शैल के ये उदाहरण होते हैं। गैब्रो, ग्रेनाइट, पैगमाइट, बैसाल्ट और टफ आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, जबकि अवसादी चट्टान के उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, लोइस, चर्ट, हालाइट, पोटास, ये सभी को अवसादी चट्टान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम बताना है जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था। तो निपक के मार्ग का प्रतिपादन जो है वो दादू दयाल के द्वारा किया गया था। ये मध्यकालीन भारत के संत थे जिनके द्वारा निपक के मार्ग का अनुमोदन किया गया था। दादू दयाल की अगर चर्चा करेंगे तो 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। यह कबीर के अनुयायी थे और इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनका संबंध धूनिया जाति से था। सांबर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, साथ ही निपक नामक आंदोलन की शुरुआत किया था। दादू दयाल के शिष्य के रूप में सुंदरदास को जाना जाता है। कबीर की बात करेंगे तो इनका जन्म 1400, हालांकि विवादास्पद है, लेकिन 1440 ईस्वी में अनुमानित माना जाता है कबीर का जन्म स्थान और 1510 ईस्वी तक ये रहे थे और इनका जन्म वाराणसी में तथा मृत्यु मगहर में हुआ था। दोनों बात ध्यान रखेंगे, जन्म वाराणसी में लहरतारा के निकट हुआ था। नीमा और नीरू जो गोद इनको लिए थे और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो मगहर में 1510 ईस्वी में हुई थी। यह निर्गुण यानी कि भगवान की निरंकार पूजा, जिसमें कोई आकार नहीं होता है भगवान की, तो निरंकार पूजा की थी। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। इनका उद्देश्य शब्द कहलाया तथा इनकी वाणी का संग्रह बीजक जो शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया गया था, बीजक नामक ग्रंथ में, तथा भाषा इनकी सधुकड़ी रही थी। क्लियर? रैदास की बात करेंगे तो ये बनारस के चमार जाति के थे, या रामानंद के शिष्य थे तथा रायदासी संप्रदाय की स्थापना रैदास के द्वारा किया गया था। हालांकि इनका मूल नाम रविदास था। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा। मलुकदास ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ये 1574 ईस्वी के आसपास रहे। भारत के प्रयागराज इलाहाबाद के एक भक्ति कवि संत थे जो भक्ति आंदोलन के एक धार्मिक कवि थे। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध है, एक है रत्न खां और दूसरा ज्ञानबोध। दोनों बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? चार ऑप्शन है, एलसी गुप्ता, नरसिंहन समिति, चक्रवर्ती समिति या केलकर समिति। तो कौन सी समिति इनमें से दिया गया है जो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो नरसिंहन समिति जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति है। जरा ध्यान रखिएगा गौर से, तो बैंकिंग क्षेत्र अथवा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के दृष्टिकोण से जून 1991 ईस्वी में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट यानी संस्कृति जो है वो दिसंबर 1991 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। केलकर समिति की बात करेंगे जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। केलकर समिति भारत में विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी ट्रिपल पी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए भारत में केलकर समिति का गठन किया गया था। भारत में विजय केलकर समिति द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई और संसद के द्वारा अधिनियम में संशोधित किया गया था। क्लियर है? चक्रवर्ती समिति मुद्रा प्रणाली की कार्यकारिता का पुनरावलोकन करने के लिए चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। सुखमय चक्रवर्ती समिति का गठन दिसंबर 1982 ईस्वी में किया गया था। तो ध्यान देंगे, ये सुखमय चक्रवर्ती जो थे उनकी अध्यक्षता में भी चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। क्लियर? कब? दिसंबर 1982 ईस्वी में। एलसी गुप्ता समिति की बात करेंगे तो इसका गठन जो है वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग के नियमन के लिए नवंबर 1996 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ खनिज दिया हुआ है सूची 1 में, दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया हुआ है। तो खनिज का क्या उपयोग होता है उससे उसको
मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर जो है इसका उपयोग जो है वो सीमेंट के रूप में किया जाता है। तांबा का उपयोग जो है वो विद्युत उपकरण बनाने में यूज किया जाता है। सोरा का उपयोग जो है वो उर्वरक उद्योग में किया जाता है। और चांदी का उपयोग जो है वो विद्युत लेपन करने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर में आप होगा 2, 3, 1, 4। अब जरा जरा बारी बारी से देखेंगे। चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है अंग्रेजी में, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है यानी CaCO3 होता है। इसका उपयोग सीमेंट के उद्योग में, चूना के उद्योग में, कैल्शियम कार्बाइड बनाने में, रासायनिक खादों में, स्टील बनाने में, कपड़ा उद्योग में, उद्योग चीनी में, कागज उद्योग में और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। तांबा की अगर बात करें यानी कॉपर का प्रयोग करेंगे तो इसका उपयोग बर्तन बनाने में, फूलदान व सिक्के के निर्माण में, बिजली के तार बनाने में, विद्युत लेपन में तथा कैलोरी मीटर बनाने में तांबा का प्रयोग किया जाता है। सोडा की बात करें जिसे साल्ट पीटर अंग्रेजी में कहा जाता है, नाइट्रोजन से युक्त बहुत से यौगिक को सामूहिक रूप से सोडा कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट इनमें से एक होता है। पोटेशियम नाइट्रेट को ही सोडा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग या सोडा का उपयोग मुख्यतः उर्वरक में, रॉकेट के नोजल तथा पटाखों में किया जाता है। चांदी यानी कॉपर, चांदी यानी सिल्वर की बात करेंगे, चांदी यानी सिल्वर की बात करेंगे तो इसका प्रयोग आभूषण तथा सिक्का बनाने में यूज किया जाता है। साथ ही विद्युत लेपन और दर्पण की कलाई करने में, मिश्र धातु बनाने में और औषधि के निर्माण में भी चांदी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में जो हमें लालिमा दिखाई देता है वह किसके कारण छा जाता है? किसके कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य हमें लाल दिखाई देता है या आसमान हमें लाल दिखाई देता है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य जितनी ही कम होती है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव। अब तरंगदैर्घ्य जिसका जितना कम होगा प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। क्लियर? सूर्योदय और सूर्यास्त के तो आप ध्यान रखेंगे, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में प्रकाश की किरणें अधिक दूरी तक प्रकाश की सतह पर पहुंचती है, जिससे सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित कम तरंगदैर्घ्य वाला बैंगनी नीला प्रकाश तो प्रकीर्णित होकर बिखर जाता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम हो जाता है और पृथ्वी की सतह तक आ जाता है और इसलिए इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य का लाल दिखाई देना होता है। यानी प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के कारण ही सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी हमें सूर्य का लाल दिखाई देना जैसी घटना सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है और यह यूनिक एड्रेस जो होता है वो कहलाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है और इसी यूनिक एड्रेस को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। अब ये वेब डॉक्यूमेंट क्या है? तो इसका एक यूनिक एड्रेस होता है जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर एड्रेस को स्पेसिफाई करने में उपयोग किया जाता है। इस वेब एड्रेस के नाम, इसे वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है। किसी भी वेब डॉक्यूमेंट जो होता है उसको आसानी से एक्सेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी वेब डॉक्यूमेंट जो होता है उसको आसानी से प्रयोग करना है, चलाना है तो अब वेब एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? URL का फॉर्मेट इस प्रकार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश किसके द्वारा उत्पन्न होने वाला एक वातावरणीय प्रदूषक होता है? तो थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के द्वारा फ्लाई ऐश जो होता है वो उत्पन्न होता है जो कि एक वातावरणीय प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश एक उत्पाद होता है जो ताप विद्युत संयंत्र में कोयले को जलाने से उत्पन्न होता है। ताप विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला निम्न श्रेणी के कोयले में राख की मात्रा जो होती है, फ्लाई ऐश जो होता है वो 30 से 45% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? NW1, NW2, NW3 या NW4? कौन सा जलमार्ग जो होता है वो बिहार से होकर गुजरता है?
तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो होता है NW फर्स्ट जो होता है नेशनल वाटर वे फर्स्ट जो होता है वो बिहार से होकर गुजरता है। जरा देखिएगा कहां से, तो NW1 जो होता है वो प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर की दूरी तक बिहार के बक्सर से भागलपुर तक का खंड बिहार से होकर गुजरता है। क्लियर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की बात करेंगे तो 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को किया गया था तथा इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। वर्तमान समय में भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 111 है, 111 है। NW2 की भी बात कर लेते हैं तो यह सादिया से धुबरी पट्टी के बीच 891 किलोमीटर तक फैला हुआ है। NW3 यानी नेशनल वाटर वे 3 कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच 205 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। और NW4 यानी नेशनल वाटर वे 4 काकीनाडा से मरक्कानम तक 1095 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की परपटी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है। अब देखेंगे भू परपटी जो हमारा पृथ्वी का भू परपटी होता है, क्रस्ट होता है, वो टोटल लगभग 98% खनिजों से मिलकर बना हुआ होता है। जो 98% विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बना हुआ होता है। जरा देखते हैं इसमें कौन कौन से शामिल किया जाता है। तत्व 8 तत्व इस 98% जो हमारे भू परपटी का हिस्सा होता है उसमें कुल 8 तत्वों की महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती है। जिसमें देखेंगे तो कहेंगे ट्रिक के माध्यम से ऑक्सीएलो, ट्रिक्स के माध्यम से कहेंगे ऑक्सीएलो यानी ऑक्सीजन। सी से याद रखेंगे सिलिकॉन, ए से याद रखेंगे एल्यूमिनियम और लो से याद रखेंगे Fe यानी लोहा। ऑक्सीजन का प्रतिशत की अगर बात करेंगे, ऑक्सीएलो में ऑक्सीजन के प्रतिशत की बात करेंगे तो 46.46% होता है। अगर सिलिकॉन की बात करेंगे तो दूसरा सर्वाधिक तत्व जो पाया जाता है वो सिलिकॉन ही होता है हमारे भू परपटी पर और इसका प्रतिशत 27.72% होता है। एल्यूमिनियम की अगर यदि जो बात करेंगे तो एल्यूमिनियम का प्रतिशत हमारे भू परपटी पर 8-5-13% होता है। 8-5-13 ऐसे ही याद रखेंगे, 8-5-13। ये जो 5 हमने बोला है वो 5% क्या 13 होता है। क्लियर। तो ऑक्सीएनो और कैसोपोमे यानी कि यही 8 तत्व जो होता है हमारे भू परपटी का 98% हिस्सा का निर्माण करता है। कै से याद रखेंगे कैल्शियम, सो से सोडियम, पो से पोटेशियम और मे से मैग्नीशियम को याद रखेंगे। जिसमें कैल्शियम की प्रतिशतता 3.2%, सोडियम के 2.3%, पोटेशियम का 2.3% और मैग्नीशियम का 2.1% होता है। क्लियर। तो सही आंसर जो होगा आपसे क्वेश्चन में पूछा था पृथ्वी की परपटी यानी क्रस्ट में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है, कौन सा उच्चतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। तो जरा ध्यान देंगे, ऑक्सीजन 46.64% पाया जाता है, सबसे ज्यादा तत्वों की प्रतिशतता। जो सबसे कम पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है, मात्र 2.1% पाया जाता है। क्लियर। तो सही आंसर जो आपका जाएगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा हिंदू शासक ऐसे थे जो अपने ही द्वारा बनाए गए चिता में आत्मदाह करके शरीर का त्याग कर दिए थे। वो राजा जयपाल था। ऑप्शन नंबर ए। जरा देखिएगा, महमूद का आक्रमण हुआ 1000 ईस्वी में और इसके पहले अपने सीमा के कुछ किलों को जीता। उसने दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। इस बार हिंदू शाही राजा जयपाल ने पेशावर के निकट उनका मुकाबला किया। युद्ध में महमूद की विजय हुई। जयपाल, उसके पुत्र, नाती तथा अन्य अनेक संबंधित बंदी बना लिए गए। जयपाल और उनके सगे संबंधियों को महमूद ने 25 हाथी और 25 लाख दिनार जो था लेकर मुक्त कर दिया। जयपाल ने अपनी निरंतर पराजय से स्वयं को इतना अपमानित अनुभव किया कि उसने स्वयं के द्वारा एक प्रज्वलित किया चिता और उसमें कूद कर जान दे दिया था, यानी आत्मदाह कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड।
तो 11.3% जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या का, वो नगरों में निवास करती है बिहार में। ध्यान देंगे, बिहार की कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या का 11.3% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में यानी नगरों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो 10,40,99,452 है, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 5,42,78,154 है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 4,98,21,295 महिला है। ध्यान दीजिएगा, यह पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का 82.7% आबादी हिंदू धर्म का है, जबकि 16.9% आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है। बिहार का लिंगानुपात की बात करें तो 9 गुना 18 यानी 918 यानी प्रति 1000 महिलाओं पर 1000 प्रति 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं निवास करती है। यह महिलाएं हैं, इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। बिहार की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 61.80% है, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है वो 71.2% और महिला साक्षरता 51.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये पुस्तक के लेखक कौन है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नामक पुस्तक के लेखक जो है वो एनी फ्रैंक है। ऑप्शन नंबर बी एनी फ्रैंक है। ध्यान दीजिएगा, यह एक बहुचर्चित और लोकप्रिय साहित्य माना जाता है। एनी फ्रैंक का ये डच भाषा में लिखा हुआ एक साहित्य है। इसके अलावा इनके द्वारा टेल्स फ्रॉम द सीक्रेट एनेक्स नामक डायरी भी लिखी गई है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते तो अरुंधति राय, ये भी एक राइटर है और इनके द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आजादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन, माई सेडिशियन हार्ट, द एंड ऑफ इमेजिनेशन तथा लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स नामक पुस्तक के लेखक अरुंधति राय है। झुम्पा लाहिरी की बात करें तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द नेमसेक, अनअकस्टम्ड अर्थ, द लोनलैंड, वेयर अबाउट्स तथा हेल हेवन, ये सभी झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। सिडनी शेल्डन की बात करेंगे तो मास्टर ऑफ द गेम, द अदर साइड ऑफ मिडनाइट, टेल मी योर ड्रीम्स, ब्लड लाइन, मेमोरीज ऑफ मिडनाइट तथा नथिंग लास्ट फॉरएवर इत्यादि, ये सभी पुस्तकें सिडनी शेल्डन के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो हमने सभी ऑप्शन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, आप इसको रिवीजन कीजिएगा। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला जो भौतिक प्रणाली है वो कौन सी होती है जो समुद्र के जल को शोधन करती है? वो भौतिक प्रणाली का नाम बताना है तो वो आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल को शुद्धिकरण किया जाता है। यह एक भौतिक प्रोसेस होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। आसवन यानी डिस्टिलेशन किसको कहेंगे? तो इस विधि में द्रव्य का वाष्प में परिणत कर किसी दूसरे स्थान में भेजा जाता है, जहां इसे ठंडा कर पुनः द्रव्यावस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। आसवन विधि में पहला प्रक्रम वाष्पन का होता है और दूसरा प्रक्रम संघनन यानी कंडेंसेशन का होता है। क्लियर? तो इसमें वेपोराइजेशन भी होता है और कंडेंसेशन, दोनों क्रिया को शामिल किया जाता है, उसे आसवन कहा जाता है। और समुद्री जल को आसवन यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने समय के लिए? तो 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए या 1 से 2 दिन के लिए? जरा देखिए, मानव जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु स्पर्म जो होता है अपनी निषेचन क्षमता 1 से 2 दिनों के लिए सुरक्षित रखते हैं तथा शुक्राणु वहां तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी को यानी अंडाशय को मुख्य जननांग तथा शेष अंगों को सहायक या द्वितीयक जननांग कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत सेक्स ऑर्गन जो होता है उसके अंतर्गत 1 जोड़ी अंडाशय, 1 जोड़ी अंडवाहिनी, 1 गर्भाशय और योनि तथा योनि अंग को शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी मादा जनन पथ में स्पर्म पहुंचता है तो ऐसे स्थिति में 1 से 2 दिनों के लिए यह निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राज्य का बंटवारा किया गया है, अधिकतर किसके अनुसार किया गया है राज्य का बंटवारा? केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व का बंटवारा किया जाता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत सरकार के 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही या अधिनियम के अनुसार ही केंद्र एवं राज्य के बीच में
राजस्व के बंटवारा का उल्लेख किया गया है। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के प्रावधान को भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग 80% हिस्सा जो है इसी भारत शासन अधिनियम से हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। उनमें से एक है राज्य एवं केंद्र के बीच राजस्व का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति को 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? स्वांतो पावो। 2022 में स्वांतो पावो को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये स्वांतो पावो जो है वो कहाँ के हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, तो ये स्वीडन के हैं। अब जरा देख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार जो 2022 में प्रदान किया गया है किन किन व्यक्तियों को, किन किन क्षेत्र में, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार एलन एस पेक्ट जो फ्रांस के हैं, जॉन एस क्लॉसर जो यूएसए के हैं, और एंटोन जिलिंगर जो ऑस्ट्रिया के हैं। इनको भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इन तीनों व्यक्ति को प्रदान किया गया है। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार एमी रॉक्स जो फ्रांस के हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन आर बर्टोजी जो यूएसए के हैं, मार्टिन मेल्डल जो डेनमार्क के हैं, के बैरी शार्पलेस जो यूएसए के हैं। इन तीनों व्यक्ति को सामूहिक रूप से रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो जो स्वीडन के हैं, उनको प्रदान किया गया है। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है एलेस बियालियात्स्की जो बेलारूस के हैं, मेमोरियल जो एक संस्था है रूस की, तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज भी एक संस्था है यूक्रेन की। इन तीनों को सम्मिलित रूप से शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में बेन एस बर्नानके जो यूएसए के हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड जो यूएसए के हैं, और फिलिप एच डाइविव जो यूएसए के हैं। इन तीनों को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट की बिजली खपत हो जाएगी? कुछ नहीं, 60 गुने 5 घंटा गुने 30 बटा 1000 हो जाएगा। इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे, आप 5 गुना 10 ई वाला कट जाएगा, 3 गुना 6 अर्थात 3 तिया 9 यूनिट बिजली जो होगा वो खपत होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत ने कौन सी समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंप दी है? डॉर्नियर 228 जो है वो 15 अगस्त 2023 को समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को भारत के द्वारा सौंप दिया गया है, जो 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को जो कि था, श्रीलंका को आधिकारिक तौर पर डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जो अड्डा बनाया था वो था पुर्तगाली कंपनियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा ही हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का एक अभिन्न अंग बनाया गया था, अड्डा बनाया गया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री जहाज के लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था तथा 1630 ईस्वी से लेकर 1632 ईस्वी के बीच क्षेत्र में लूटपाट किया और भय तथा आतंक का वातावरण बना दिया। मुगल बादशाह शाहजहां ने सेनापति कासिम खान को पुर्तगालियों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए भेजा तथा कासिम खान ने जून से लेकर सितंबर 1632 ईस्वी के बीच पुर्तगालियों का दमन कर दिया। वहां पे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में कार्टेज व्यवस्था को लागू कर समुद्री जहाजों पर नियंत्रण स्थापित करने पर का पूरा प्रयास किया था। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कंपनी थी। इसने अपना प्रथम कारखाना 1503 ईस्वी में तो चीन में स्थापित किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक को पास किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी नियम जो था उसको पारित किया गया था? तो राजीव गांधी के शासनकाल में सही आंसर होगा। राजीव गांधी के शासनकाल में दल बदल विरोधी विधेयक जो है वो 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा 10वें अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके तहत दल बदल विरोधी विधेयक को लाया गया था। अतः यह विधेयक राजीव गांधी जो कि 1984 से लेकर 1989 ईस्वी तक के रहे थे, उनके कार्यकाल में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई थी? लखनऊ में।
अखिल भारतीय किसान महासभा जो है वो सहजानंद सरस्वती की अगुवाई में यानी नेतृत्व में लखनऊ में आयोजित किया गया था। ये 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। साथ ही यह भी ध्यान रखेंगे कि इसके प्रथम महासचिव आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एम.जी. रंगा को नियुक्त किया गया था। किसान सभा आंदोलन बिहार में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ। इन्होंने 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। ये ध्यान रखेंगे आप कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन अपना कर्म स्थल जो उनका था वो बिहार का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू हार्ट कैंपेन किससे संबंधित है? ब्लू हार्ट कैंपेन का संबंध किससे है? तो यह अभियान मानव तस्करी और समाज पर इसके प्रभाव से लड़ने के लिए एक वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाली एक पहल है और इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC के द्वारा 1997 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये मानव तस्करी और समाज पर इसके प्रभाव से लड़ने के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के से संबंधित था ब्लू हार्ट कैंपेन, जो किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC के द्वारा 1997 ईस्वी में लागू किया गया था। यह कार्यवाही को प्रेरित करने और इस जघन्य अपराध को रोकने में मदद करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज, कॉर्पोरेट क्षेत्र और व्यक्तियों से समान रूप से भागीदारी को प्रोत्साहन करने का प्रयास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? 2 कथन दिया हुआ है, जरा पढ़ के देखने का प्रयास करेंगे दोनों कथन क्या दिया हुआ है। पहले ये पढ़ेंगे तो देखेंगे दोनों कथन क्या है। द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड एक ऑनलाइन बहु वस्तु विनिमय केंद्र है। बिल्कुल सही है। द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड जो है जो ऑनलाइन बहु वस्तु विनिमय केंद्र है, यानी वस्तु का वहां पर खरीद बिक्री किया जाता है, ये बिल्कुल ही सही है। स्पॉट मार्केट केंद्र सरकार के विनिमय या विनिमयी परिधि के अंतर्गत आता है, ये गलत हो जाएगा। तो कथन पहला जो है वो बिल्कुल ही सही है कि द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड जो है वो एक ऑनलाइन बहु वस्तु विनिमय केंद्र होता है, जहां पर वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री की जाती है। इसे एनसीडेक्स के नाम से जाना जाता है। यह भारत में एक कृषि कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। इसमें स्वतंत्र निदेशक होते हैं और ये कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए एक स्वतंत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एनसीडीएक्स को 23 अप्रैल 2003 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और इसने 15 दिसंबर 2003 को काम करना शुरू कर दिया था। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में मुंबई में स्थित है। स्पॉट मार्केट जो है जो कथन दूसरा में दिया हुआ है, स्पॉट मार्केट जिसे फिजिकल मार्केट या कैश मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एसेट के लिए ट्रेडों की तुरंत अदला बदली यहाँ पर की जाती है। स्पॉट मार्केट वह जगह होता है जहाँ वित्तीय साधनों जैसे कि कमोडिटीज, मुद्राओं और प्रतिभूतियों का तत्काल वितरण के लिए कारोबार किया जाता है। क्लियर? तो यह सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा भी नियमित है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है? 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम रही है। 2011 जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 46 है। इस मामले में दूसरे स्थान पर दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, 1809 यहाँ का जनसंख्या घनत्व रहा है। तीसरे स्थान पर दमन एवं दीव 2191 स्थान के साथ तीसरे स्थान पर तथा चौथे स्थान पर पुडुचेरी है 2547। क्लियर? सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मात्र 46। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य एवं उसका उच्चतम जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है जो 1106 है। पश्चिम बंगाल का दूसरे स्थान पर 1028 है। तीसरे स्थान पर केरल का 859 है। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर 828 है और हरियाणा पांचवें स्थान पर 573 जनसंख्या घनत्व के साथ है। क्लियर? तो 5 राज्य याद रखेंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 है। मिजोरम दूसरे स्थान पर 52, सिक्किम तीसरे स्थान पर 86, नागालैंड चौथे स्थान पर 119 तथा मणिपुर पांचवें स्थान पर 122 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाला जो तत्व है वो कौन कौन सा तत्व जो है वो यूरिया में पाया जाता है? ध्यान रखिए, CHN कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, इन तीनों का मिश्रण जो है वो यूरिया होता है।
इसका रासायनिक नाम यूरिया का बात करेंगे तो CH4N2O होता है। इसे कार्बामाइड या यूरियोफिल के नाम से भी जाना जाता है। यूरिया की खोज की बात करेंगे तो फ्रेडरिक वॉर्नर के द्वारा 1828 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। इसका सर्वाधिक नाइट्रोजन जो होता है 46% होता है। क्लियर। इसका निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को 125 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस ताप और 1.5 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करके इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम बताइए। सबसे न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार बिहार का क्रम क्या होता है या क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ध्यान रखेंगे, सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा। न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम है शेखपुरा का। दूसरे स्थान पर आ जाता है शिवहर, तीसरे स्थान पर आ जाता है अरवल और चौथे स्थान पर आ जाता है हमारा लखीसराय। पहले स्थान पर आ जाएगा आपका शेखपुरा, दूसरे स्थान पर जो आ जाएगा आपका शिवहर, तीसरे स्थान पर जो आपका आ जाएगा वो अरवल आ जाएगा और चौथे स्थान पर लखीसराय आ जाएगा। क्लियर। ध्यान देंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा जिला का है। यहाँ का जनसंख्या जो है वो 6,36,342 है। शिवहर का जनसंख्या की बात करेंगे 6,56,246 है दूसरे स्थान पर। अरवल तीसरे स्थान पर जनसंख्या के मामले में है 7,08,43 है। लखीसराय की जनसंख्या चौथे स्थान पर 10,09,12 है और जहानाबाद की जनसंख्या 5वें स्थान पर 11,25,313 है। अधिकतम जनसंख्या वाले भी 5 जिले बिहार का याद रखेंगे, पटना है, पूर्णिया है, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं गया। पटना पहले स्थान पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है 58,38,465 के साथ पहले स्थान पर। पूर्वी चंपारण 50,99,473 जनसंख्या के रूप में दूसरे स्थान पर। मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पर 48,01,062, मधुबनी चौथे स्थान पर 44,87,389 और गया 5वें स्थान पर 43,91,418 व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया था। कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया था? तो CTRL+ALT+V यानी Ctrl+Alt+V कुंजी को दबाकर पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को खोला जाता है। Ctrl+Shift+S की बात करेंगे जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसके द्वारा टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। Ctrl+Shift+F को दबाकर टेक्स्ट के प्रकार में परिवर्तन किया जाता है। Ctrl+Shift+P दबाकर टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन किया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, Ctrl+Shift+S जो था वो टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन Ctrl+Shift+P दबाकर टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन होगा। डिफरेंट थोड़ा सा, आकार और स्वरूप वाला S और आकार वाला P। क्लियर। Ctrl+C को दबाकर टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है। Ctrl+Z को दबाकर पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द किया जाता है। Ctrl+X को दबाकर चयनित टेक्स्ट को काटकर कॉपी किया जाता है और Ctrl+F2 दबाकर प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता कर सकता है? कौन ऐसा पदाधिकारी होता है जो सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसकी अध्यक्षता वह करता है? जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी सदन की अध्यक्षता वही करता है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जिस समय से उपराष्ट्रपति बने उसी समय से वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनको चुन लिया जाता है। ध्यान रखेंगे, भारत में उपराष्ट्रपति पद की चर्चा अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में लिया गया है, जबकि अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, इसकी चर्चा किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे राज्यसभा में मतदान का अधिकार भी नहीं होता है, लेकिन सभापति के रूप में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। सदस्य के रूप में नहीं बल्कि सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में मंत्रिमंडल ने भारत में किस देश के साथ खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अगस्त 2023 में मंत्रिमंडल ने भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ खेलों के सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और ये हस्ताक्षर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा
युवा खेल और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो एंटीक्लोर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, जिसे फिक्सर कहा जाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एंटीक्लोर क्या होता है, जरा पहले इसको समझिएगा। क्लोरीन रोधी, एंटीक्लोर का मतलब क्लोरीन रोधी, विदाउट क्लोरीन, क्लियर। अपशिष्ट क्लोरीन या हाइपोक्लोराइड को हटाने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसे एंटीक्लोर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे एंटीक्लोर के रूप में किसको शामिल किया जाता है, तो NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड, फिर होता है KHSO3 यानी पोटेशियम बाइसल्फेट, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सभी एंटीक्लोर के उदाहरण होते हैं, क्लियर, जिसमें क्लोरीन तो है ही नहीं। सबसे सामान्य एंटीक्लोर के रूप में Na2H2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट को जाना जाता है। यह टेक्सटाइल या बल्ब में उपस्थित अतिरिक्त क्लोरीन को उदासीन करता है। सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में किया जाता है, इसके कारण ही फोटोग्राफी में रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के साथ सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? ओम के नियम के साथ कौन सा नियम लागू होता है, या ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सीधा ये तो V बराबर IR। ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ओम के नियम के अनुसार ताप आदि भौतिक अवस्थाएं अगर नियत है तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहा था, अर्थात V समानुपाती I या V बराबर IR। ज्योर्ग सिमोन ओम ने 1828 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंधों को स्थापित किया था, इसी को ओम का नियम कहा जाता है। प्रतिरोध की बात करेंगे तो किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक ओम होता है, या इसी को वोल्ट मीटर और वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे तापमान पर, लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। तो लंबाई अगर बढ़ेगा तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तापमान अगर बढ़ेगा तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। लंबाई, चालक तार की लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और क्षेत्रफल, चालक तार के क्षेत्रफल को अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद वर्तमान तेलंगाना में स्थित है, क्लियर। हैदराबाद में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स, ये सभी हैदराबाद में स्थित है। देहरादून में स्थित प्रमुख संस्थान की बात करेंगे तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये सभी देहरादून में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान तथा केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, ये सभी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन के बारे में लेख अगर जारी करता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से आप यह काम कर रहे हैं, इसका जवाब पूछता है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में पूछता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु एक लेख जारी करता है, कहने का मतलब अपना दायित्व को सही तरीका से आप निर्वहन कीजिए, ये लेख जारी करता है, इसका मतलब है परम आदेश देना। इसका मतलब है परम आदेश देना, क्लियर। अब देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकार का हनन अगर हो जाता है तो 5 प्रकार का लेख जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। क्लियर। आप देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे तो मंदामस इसका अंग्रेजी होता है और इसको ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ है कि आदेश देना, मतलब परम आदेश। मंदामस का मतलब परम आदेश, परम आदेश।
अर्थात उच्चतर अधिकारी द्वारा निम्नतर अधिकारी को आदेश दिया जाता है या रिट लोक पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, क्योंकि इससे सामाजिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। यह रिट निजी कंपनी या निजी पदों पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध भी जो फर्म आदेश लेख है वह जारी नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एक ही दिन में सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश एक ही दिन में सबसे ज्यादा नल कनेक्शन देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 15 अगस्त को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत 1.5 करोड़ परिवारों को नल के साथ जल से जोड़ दिया है। तो ध्यान देंगे, 1.5 करोड़ परिवारों को 15 अगस्त वर्तमान समय में 15 अगस्त 2023 को 1.5 करोड़ परिवारों को नल जल से जोड़ा है। जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत प्रतिदिन 40,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बस 2019 में शुरू किया गया यह मिशन था, जो 2024 तक कार्यान्वित घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की पूर्ति की परिकल्पना करता है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें क्या होता है? आइसोटोप क्या होता है जरा समझिएगा। तो आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या होती है समान, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या होती है भिन्न भिन्न। क्लियर? समस्थानिक जिसे कहा जाता है, आइसोटोप जिसे कहा जाता है। तो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप यानी समस्थानिक वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, किंतु द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है। सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। क्लियर? वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, इसे समभारिक कहेंगे। क्लियर? आइसो बार कहेंगे। एग्जाम्पल के अंतर्गत प्रोटियम, इसके अंतर्गत हाइड्रोजन को, हीलियम को, कार्बन को, नाइट्रोजन को शामिल किया जाता है। किसी परमाणु, अब इसमें भी देखेंगे परमाणु संख्या दिया, अब परमाणु संख्या चूंकि समभारिक उसे कहते हैं जिसमें परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, जैसे H13, तो परमाणु द्रव्यमान जो है वही हीलियम का देख लेंगे, हीलियम का 32 दिया हुआ है। तो समझने का प्रयास करेंगे कि ऊपर जो दिया हुआ है वो है परमाणु भार, तो परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक नीचे देख रहे हैं बदलता जा रहा है। तो जिसमें परमाणु भार समान होगा और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा उसे समभारिक, लेकिन जिसमें परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है उसे कहेंगे समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मुद्रा यानी करेंसी के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को किस पर निर्धारित करना? किस पर निर्धारित करना? अधिकीलन, किसी मुद्रा का अधिकीलन का क्या मतलब होता है? किस पर निर्धारित करना उसे? तो उसे उच्चतर स्तर पर निर्धारित करना मुद्रा का अधिकीलन कहलाता है। क्लियर? मुद्रा अधिकीलन विदेशी बाजारों में सरकार के हस्तक्षेप का नतीजा होता है। टैगिंग से तात्पर्य लोकल करेंसी के अगेंस्ट विदेशी मुद्रा के क्रय और विक्रय से होता है, जिसका उद्देश्य नियत विनिमय दर बनाए रखना होता है। जब ये सब क्रियाएं विनिमय दर को उच्च स्तर पर रखने के लिए अपनाई जाती है तो इसे टैगिंग अप या अधिकीलन इसे ही कहा जाता है, जबकि इसका विलोम टैगिंग डाउन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले जो भारतीय हुए वो बाल गंगाधर तिलक थे। क्लियर? लोकमान्य तिलक का जन्म जो हुआ था वो 23 जुलाई 1856 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा और मराठी में केसरी नामक 2 दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोज ने भारतीय अशांति का जनक भी कहा है। बिपिन चंद्र पॉल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भी राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। मूल रूप से राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय जो थे वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? जैविक का मतलब जीवित, जिसमें सजीव है तो जीवित है, जिसमें जीव है तो मेढक को है जैविक घटक। अब देखेंगे पुष्प, कीट,
को भी शामिल किया गया, लेकिन मृदा जो है वो जैविक घटक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, ये अजैविक घटक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दो होते हैं, एक जैविक जिसे बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, दूसरा अजैविक होता है जिसे कि बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। जैविक यानी बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत पादप एवं जंतु को शामिल किया था, और ये बायोटिक यानी जैविक के अंतर्गत ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, भू आकृति, मृदा, वर्षा इत्यादि को शामिल किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करेंगे, इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो इसकी संकल्पना सबसे पहले एजी चांसले के द्वारा 1935 ईस्वी में दिया गया था, जबकि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक डॉक्टर रामदेव मिश्र को माना जाता है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक संविधान है, यह किसका कथन है? भारतीय संविधान जो है वो एक अर्ध संघात्मक है, यह किसने कहा था? तो के.सी. व्हीलर का कथन है कि भारतीय संविधान जो है वो एक अर्ध संघात्मक है। कहने का मतलब यह है कि के.सी. व्हीलर ने अपनी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट में कहा था कि भारत संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करता है जो परिसंकल्प है। यह एक ऐकिक राज्य है जिसमें कुछ अनुषंगी परिसंघीय लक्षण होता है। यह अनुषंगी ऐकिक लक्षण वाला परिसंघीय राज्य नहीं है, अर्थात यह एक अर्ध संघात्मक है। यह के.सी. व्हीलर ने अपनी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान को मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ स्थान है और दूसरे तरफ उससे संबंधित राज्य की चर्चा दिया हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यह किससे रिलेटेड हो जाएगा? स्थान और उससे संबंधित राज्य। तो बारडोली जो है वो ध्यान देंगे कहाँ स्थित है? गुजरात में बारडोली सत्याग्रह भी हुआ था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में हुआ था। सरदार की उपाधि भी दी गई थी बारडोली सत्याग्रह के दौरान, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था वहां के महिलाओं की तरफ से। चौरी चौरा हत्याकांड की बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरी चौरा। यरवदा जेल कहाँ स्थित है? तो यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को यहीं पर कैद किया गया था। नोआखली जो है वो है पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर का मिलान 2, 4, 1, 3 सही आंसर होता है। क्लियर। बारडोली सत्याग्रह की बात करेंगे तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 ईस्वी में गुजरात में बारडोली मौजूद था। तो बारडोली सत्याग्रह जून 1928 ईस्वी में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। चौरी चौरा अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित है। यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जब एक थाने में मौजूद 22 सिपाहियों को आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया था, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने। यरवदा जेल की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यहाँ मौजूद जेल का निर्माण 1871 ईस्वी में किया गया था। नोआखली की बात करेंगे तो यह एक नरसंहार ब्रिटिश शासनकाल में नोआखली पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो भारत की स्वतंत्रता से वर्ष पूर्व अक्टूबर-नवंबर 1946 ईस्वी में बंगाल के चटगांव डिवीजन, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है, कि नोआखली जनपद में मुसलमानों के द्वारा एक विशाल नरसंहार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयत बाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। रैयत बाड़ी व्यवस्था क्या था पहले समझेंगे। रैयत बाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में सर्वप्रथम लागू की गई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में लागू की गई थी। रैयत बाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुगलों ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में 51% भूभाग पर लागू किया था। क्लियर। तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त जो है वो थॉमस मुनरो की देन है, और ये मद्रास एवं मुंबई में लागू किया गया था 1820 ईस्वी में, और यह पूर्ण भूभाग का 51% भूभाग पर। महालवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे, कृषि व्यवस्था ही था यह भी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई भू राजस्व की एक प्रणाली थी। यह भू राजस्व पूरे भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त साथ में याद रखेंगे तो इसे जमींदारी व्यवस्था या इसी को इस्तमारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस प्रखंड एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है? तो हिमालय के अजंता के रूप में ताबो मठ को जाना जाता है, जो कहाँ स्थित है जरा देखिएगा। ताबो मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में लाहौल और स्पीति नदी के बीच स्थित है। इसकी स्थापना लोचावा रिंगचेन जंगपो, जिसे रत्नभद्र के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा 996 ईस्वी में एक सहस्त्रावधि से पहले की गई थी। इसे हिमालय का अजंता भी कहा जाता है ताबो मठ को। यहाँ हर 4 वर्ष में
हर 4 वर्ष में अक्टूबर महीना में चाहर मेला लगाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा ताबो मठ कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ये 996 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। चाहर मेला का संबंध किस मठ से? तो ताबो मठ से कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है नामग्याल मठ। नामग्याल मठ दलाई लामा का मंदिर भी कहा जाता है नामग्याल मठ को। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश धर्मशाला मैकलोडगंज भारत में स्थित है। इस मंदिर परिसर का दूसरा नाम नामग्याल तांत्रिक महाविद्यालय है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में तीसरे दलाई लामा के द्वारा किया गया था। केई मठ की बात करेंगे तो केई मठ हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है जो लाहौल और स्पीति में स्थित है। इस मठ की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। यहाँ प्रत्येक वर्ष जून जुलाई महीने में चाम उत्सव मनाया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा उत्सव किस मठ से रिलेटेड है? चाम उत्सव के मठ में मनाया जाता है। के मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर? जून जुलाई के महीने में चाम उत्सव मनाया जाता है। ससुर मठ यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में दुग्पा संप्रदाय का एक बौद्ध मठ है। जून जुलाई के महीने में मठ में छम का प्रदर्शन किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में अशोक ने अपना व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक के नाम से वर्णित किया गया है। क्लियर? ध्यान रखेंगे अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक था, जिसकी जानकारी अशोक के मास्की जो रायचूर कर्नाटक में मिला है, गुर्जरा जो दतिया मध्य प्रदेश में मिला है, नेतूर यानी बेल्लारी कर्नाटक में मिला है, उदयगोलम जो कर्नाटक के लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक से मिला है। अशोक का राजकीय उपाधि देवनामप्रिय था। ध्यान रखेंगे पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य के नाम से तथा अशोक दोनों के नाम मिलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलता है। भाभू अभिलेख में अशोक को मगधाधीराज के नाम से संबोधित किया गया है और बराबर की गुफा तथा कंधार अभिलेख में प्रियदर्शी अशोक के नाम से अशोक को संबोधित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चालू खाता घाटा के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे कम संभावना है? तो ध्यान देंगे चालू खाता घाटा क्या है पहले समझिएगा। यह एक देश के व्यापार का एक माप है। यहाँ उसके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसके द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के मूल्य से अधिक होता है। इसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। क्लियर? चालू खाता घाटा इंगित करता है कि एक देश जितना निर्यात कर रहा है उससे अधिक आयात कर रहा है। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा हानिकारक नहीं होता। हमेशा हानिकारक नहीं होता, हमेशा हानिकारक होता है लेकिन हमेशा हानिकारक नहीं होता है। मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन निर्यात को महंगा और आयात को सस्ता बनाता है, जो एक अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पुनर्मूल्यांकन जो है इसका अर्थ सोने या किसी अन्य विदेशी मुद्रा की कीमत के सापेक्ष देश के आधिकारिक विनिमय दर को ऊपर ले जाना होता है। इसे पुनर्मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन जो होता है, मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन जो होता है वो चालू घाटा के समय उठाया जाने वाला कदमों में सबसे कम संभावना यही मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची, एक तरफ विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची और अनुसूचियों की चर्चा किया हुआ है। तो देखेंगे कौन सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची में किया गया है। द्वितीय अनुसूची में तो पेमेंट और पेंशन की चर्चा किया गया है संवैधानिक पदाधिकारियों की। तो ये जो हो जाएगा वो गलत मिलान हो जाएगा। क्लियर? दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में ये बावनवा संवैधानिक संशोधन 1985 ईस्वी के तहत बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा राज्य सूची की बात कर लेते हैं जो गलत दिया हुआ है। राज्य सूची इसमें शामिल विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को होती है, लेकिन राष्ट्रीय हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसमें पूर्व में कुल 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में कुल 61 विषय है, क्योंकि इसी राज्य सूची से 5 विषय को निकाल कर और इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। जैसे राज्य सूची के अंतर्गत कुछ विषय जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार और न्याय विभाग, ये सभी राज्य सूची के विषय है। संघ सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को होती है। संविधान के लागू होते समय इसमें संविधान जो कुल विषयों की संख्या थी वो 97 थी, वर्तमान समय में इसमें विषयों की संख्या 100 है। और
संघ सूची के अंतर्गत कुछ विषय जैसे देश की प्रतिरक्षा करना, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति इत्यादि है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ध्यान देंगे तो यह संविधान में 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 ईस्वी के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान 228 क्या है? तो हिंदुस्तान 228 जो है वो देश का पहला विंग सिविल वायुयान सेवा है। यही हिंदुस्तान 228 है। हिंदुस्तान 228 यह रक्षा बलों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जर्मन डोर्नियर 228 रक्षा परिवहन विमान के मौजूदा फ्रेम पर बनाया गया है। और अभी हाल ही में अगस्त 2023 में डोर्नियर 228 श्रीलंका को सुरक्षा के लिए प्रोवाइड किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यह विमान यानी हिंदुस्तान 228 जो है वो 428 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम क्रूज गति और 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रेंज के साथ रात में उड़ान भरने में सक्षम है। तो यह देश का पहला विंग सिविल वायुयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में दूध निकालने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उसे दुग्ध स्रावित हार्मोन या दुग्ध का सेक्रीशन करने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हार्मोन को पाइटोसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कई कार्य होते हैं, जैसे गर्भाशय की दीवार को सिकोड़ना और उसको फैलाव करना ताकि प्रसव पीड़ा को प्रेरक के रूप में कार्य करता है। शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दशा में लाने में यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है और स्तनों की पेशियों को सिकोड़ने में भी यह मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला की मोनालिसा का संबंध किससे है? बनी ठनी। भारतीय चित्रकला की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी चित्रकला को। बनी ठनी एक भारतीय चित्रकला है जिसे किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। इसकी रचना निहाल चंद के द्वारा किया गया था। इसको भारत यानी राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी तो राजस्थानी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब सजी धजी होता है। यह स्वयं रसिक बिहारी के नाम से कविता करती थी, जिन्हें लवलीज, उत्सव प्रिया और नगर रमानी के नाम से भी जाना जाता था। बनी ठनी राजा सामंत सिंह के समय में कृष्णागढ़ में एक गायिका और कवियत्री थी, जिन्हें सामंत सिंह और बनी ठनी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान बलदेव सिंह ने महाधिवक्ता एडवोकेट के पद से त्याग पत्र दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था तथा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसे स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में सभी बड़े कांग्रेसी नेता को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करने के विरोध में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप अपने आगामी एग्जाम्स की तैयारी में अभी से ही अग्रसर रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। बहुत बहुत